Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. In previous lecture we started the new chapter, the chapter number 5 water. वाटर के बारे में हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसके बारे में बात कर रहे थे. फर्स्ट हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, उसके बाद हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो पढ़ा था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसमें क्या था कि जो हमें पता है कि जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट लेवल है, उसमें क्या है कि उसमें 3/4 पार्ट में वाटर है और 1/4 पार्ट में क्या है, 1/4 पार्ट में ही लैंड है. अगर इतना सारा वाटर है तो कई सारी कंट्रीज में वाटर स्कैरिटीज क्यों आती है, यानी कि पानी की तंगी क्यों रहती है. आपको कभी ये क्वेश्चन हुआ है कि अगर क्रस्ट के लेवल में इतना सारा पानी है तो उसके बावजूद भी क्यों हमें वाटर की स्कैरिटी है उसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि जो भी सारा वाटर है उसमें से 97% जो वाटर है वो ऐसे ओशंस में मिलता है, यानी कि वो सोल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है, वो हम यूज में नहीं ले सकते. ले अब बचा कितना पानी? तो अब बचा 3% में. 3% में क्या होता है कि 3% में ही फ्रेश वाटर होता है जो हम ऐसे यूज में ले सकते हैं. वो भी हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं. उसमें से 2% का जो वाटर है वो तो आइस कैप में होता है. आइस कैप यानी कि जो माउंटेन है जहाँ पे स्नो से कवर्ड रहते हैं, तो स्नो का एरिया होता है, स्नो लैंड होते हैं, उसके अंडर में वहां पे हमें पानी होता है, उसके अंडर में जो वाटर्स होते हैं उसे हम आइस कैप कहते हैं. तो 2% में तो वो आ गया. उसमें तो ज्यादा जो वाटर का जो पार्ट होता है वो ज्यादा वाटर का पार्ट तो ओशंस में जाके मिल जाता है. तो इस तरह से हमें वाटर स्कैरिटी है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर वाटर है वो ऐसे फ्रेश वाटर हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादातर वाटर सलाइन वाटर है. इसीलिए आज हमें जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है ओशन सर्कुलेशन. ओशन सर्कुलेशन. पहले हम बात करें कि जो ओशंस होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है. तो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो ऐसे जहाँ पे कुछ मेरिकल्स ना हुआ हो, कुछ इस टाइप का ओशन जो एटमॉस्फेयर है होता है. कैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो सी सोर्स होते हैं, तो सी सोर्स में क्या होता है कि सी सोर्स में ऐसे फिट है, उसके शेडोज होते हैं, वहाँ पे वेट लैंड भी होता है. बीच में जो बीच की जो प्लेसेस है वहाँ पे किस तरह से लैंड होती है, वहाँ पे वेट लैंड भी होती है. या फिर जो स्मेल होती है, जहाँ की ये स्मेल होती है वो कहाँ से आती है? तो वो स्मेल है वो जहाँ सोइल होता है. जो सोइल कहाँ पे होता है? सोइल यानी कि जो ओशन है उसके अंडर में जो सोइल लेवल होता है, सोइल में क्या होता है? सोल्ट होता है. तो ये सोल्ट की स्मेल होती है. ये सोल्ट की स्मेल कहाँ पे आएगी? एयर में आएगी. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो वहां पे जो सी बर्ड्स है या फिर जो वेव्स है, म्यूजिक ऑफ वेव्स, म्यूजिक ऑफ वेव्स, तो ये सारा जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में बात की. तो ये जो ओशंस का एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरह से होता है. तो ये एटमॉस्फेयर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि वहां पे कुछ मेरिकल्स ना हुआ हो, कुछ इस टाइप का ओशंस हमें वहां पे देखने को मिलता है. और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो ओशंस की जो वाटर्स बॉडी है वो ऐसे स्टेबल नहीं रहती है, बल्कि वो मूवमेंट करती रहती है. उसमें जो वाटर्स बॉडी है, जो वाटर्स है, वो ऐसे स्टेबल नहीं रहती है. जैसे कि जो रिवर एंड पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उसमें ज्यादातर वाटर बॉडीज है वो ऐसे क्लैम रहती है, यानी कि वो एक ही जगह पे रहती है, वो ऐसे मूवमेंट नहीं करती रहती है. लेकिन अगर आपने ओशंस का ऑब्जर्वेशन किया होगा ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि ओशंस में जो वाटर बॉडीज है वो ऐसे कंटिन्यूअसली मूवमेंट करती रहती है. तो ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट करती रहती है वाटर बॉडीज, तो उसका जो मेन 3 रीजन होता है. क्या कौन कौन से 3 रीजन है? तो फर्स्ट है उसका रीजन वेव्स, सेकेंड है टाइड्स, एंड थर्ड है ओशंस करंट्स.
ओशंस करंट्स। ये मेन 3 रीजन के थ्रू ये जो ओशंस होता है उसमें सर्कुलेशन रहता है, यानी कि ओशंस में जो वाटर बॉडीज है उसका सर्कुलेशन रहता है, सर्कुलेट करती रहती है। ये वेव्स क्या है, टाइड्स क्या है, एंड ओशंस ऑफ करंट्स क्या है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना ही है इस चैप्टर में। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि ये जो ओशंस होता है उसमें जो वाटर बॉडीज मूवमेंट करती रहती है, तो उसके मेन 3 रीजन है। ये 3 रीजन के थ्रू वाटर है वो मूवमेंट करते रहते हैं। फर्स्ट रीजन है उसका वेव्स, सेकेंड है टाइड्स एंड थर्ड है ओशंस करंट्स। ये तीनों मेन रीजन के कारण वाटर बॉडीज है वो ऐसे सर्कुलेट करती रहती है, कंटिन्यूअसली करती रहती है। तो पहले हम यहाँ पे आज हम स्टडी करने वाले हैं वेव्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेव्स क्या होते हैं। वेव्स, अगर आप सी शोर पे जाएंगे, सी पे बीच पे जाएंगे, तो आपने जो गेम्स रमते हैं वहां पे क्या, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां कहीं जाकर आपको ये करना है कि आपके पास जो बॉल्स होगा उस बॉल को आपके जो सी है, जो सी लेवल है वहां पे उसे थ्रो कर देना है। तो आपने थ्रो कर दिया, तब उसके बाद आपके उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। ये जो बॉल आपने पानी में डाल दिया, जो सी का पानी है उसमें आपने डाल दिया, अब उसको उसकी जो मूवमेंट होती है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये जो बॉल्स होती है वो ऐसे जब जो वाटर बॉडीज है वो जिस तरह से मूवमेंट करेगी उस तरह से वो मूवमेंट करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो फिर से बैक में आ जाएगा। कहाँ पे, जो सी से और है वहां पे बैक में आ जाएगा। तो वो किस वजह से बैक साइड आ गया, तो ये जो वेव्स हुई है सी में, उस वेव्स के कारण ये जो बॉल्स है वो फिर से बैक साइड आ गया। तो ये वेव क्रिएट कैसे हुई है, पहले हम वेव की डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में मैं आपको समझाऊंगी कि वेव्स है वो क्रिएट कैसे हुई है। तो वेव्स यानी कि क्या होगा, वेव्स यानी कि द water on surface of oceans rises and falls alternatively is called waves। देखो यहाँ पे वेव की डेफिनेशन क्या है कि द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड वेव्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, यहाँ पे ये ओशन से, ये ओशंस का सरफेस लेवल है, और सरफेस लेवल में क्या होता है कि कभी कभी वाटर बॉडीज है वो ऐसे राइज होगी बाद में फॉल हो जाएगी, यानी कि इस तरह से राइज होगी और इस तरह से फॉल डाउन हो जाएगी, फिर से राइज होगी, फिर से फॉल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह की जो ये जो मोमेंट क्रिएट हुई वाटर बॉडी की, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेव्स कहेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई ना वेव्स की, कि जो वाटर बॉडीज है जो ओशन सरफेस पे अगर राइसिस होगी, फॉल डाउन होगी, ये जो मूवमेंट है वो अगर कंटिन्यूअसली अल्टरनेट पोजीशन में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेव्स कहेंगे। अब आपको देखना ये है कि ये वेव्स क्रिएट किस वजह से हुए। तो अगर आपने एयर के बारे में पढ़ा होगा, जो आगे का लेक्चर हमने डिस्कस किया एयर, उसके बारे में था, क्या था कि ये जो एयर होती है, जब ये एयर आएगी, कहाँ पे आएगी, ये एयर यानी कि मैं विंड की बात कर रही हूँ, जब ये विंड ब्लो करेंगे, ब्लो यानी कि वो मोमेंट करेंगे, तब ये मोमेंट करके जहाँ पे आएगी तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे ये सरप्रेस होगी या फिर कोलाइड होगी। तो कोलाइड होने की वजह से क्या होगा कि कोलाइड होने की वजह से ये जो एरिया है वो वहां पे ऐसे राइज हो जाएगा, फिर से वो फॉल डाउन हो जाएगा, फिर से राइज हो जाएगा, फिर से फॉल डाउन। कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो
सी लेवल है वहां का ये जो सरफेस लेवल हो गया। अब एयर है वो यहाँ से इस तरह से आएगी, यानी कि विंड ब्लो करेगी इस तरह से, तो विंड ब्लो करके ये सरफेस लेवल पर यहाँ पे कोलाइड होगी ना, तो कोलाइड होने की वजह से क्या होगी, कोलाइड होने की वजह से ये जो एरिया है वो ऐसे राइज हो जाएगा, यानी कि वो अपर उठ जाएगा। ये एरिया राइज हो गया, उसके बाद फिर से ये क्या होगा, डाउन हो जाएगा, फिर से राइज होगा, फिर से डाउन होगा। तो इस तरह से ये मोमेंट है वो अल्टरनेटिवली चलती रहेगी। तो ये मोमेंट क्रिएट हुई उसे हम वेव्स कहेंगे। लेकिन ये मोमेंट किसकी वजह से क्रिएट हुई, ये मोमेंट है वो विंड की वजह से क्रिएट हुई, तो उसे हम वेव्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये से सी की क्या हो गई, ये सी लेवल्स हो गया, ये सी की सरफेस है। अब क्या हो गई कि जो एयर्स है वो यहाँ से अगर आएंगे, एयर्स यहाँ पे आई और यहाँ पे टकराए तो वो ऐसे यहाँ पे आगे जाएगी, तो आगे जाएगी तो ये एरिया है वो ऐसे राइजेस हो गया, ये डाउन हो गया, फिर से ये राइजेस होगा, फिर से डाउन होगा, फिर से ये राइजेस होगा, डाउन होगा। तो इस तरह से जो मोमेंट होती रहती है, किसकी मोमेंट, वाटर बॉडीज की, यानी कि जो सरफेस लेवल पर, जो ओशंस के सरफेस लेवल पर जो वाटर है उसकी मोमेंट इस तरह से होती रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेव्स कहेंगे। ये मोमेंट किसकी वजह से हुई, ये मोमेंट विंड ब्लो की वजह से हुई। अब क्या होगा कि अगर जो ड्यूरिंग स्ट्रॉम, यानी कि जब कोई स्ट्रॉम आएगा, ड्यूरिंग स्ट्रॉम, ये जो विंड है उसकी ब्लोइंग की जो डायरेक्शन है वो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये विंड की स्पीड है वो हाई हो जाएगी। अब हाई स्पीड में जब ये विंड है, जब सरफेस ऑफ ओशन से कोलाइड करेंगे, तब क्या होगा कि तब ये वेव्स है वो भी ज्यादा फीट के ज्यादा लेंथ में क्रिएट हो गए, यानी कि ज्यादा लेंथ में वो क्रिएट हो गए। ये किस पे डिपेंडेंट रहता है, ये डिपेंडेंट रहता है विंड ब्लो के, विंड जो ब्लो करती है उस पे डिपेंडेंट रहता है। जो वेव्स होते रहते हैं ओशंस में या फिर सीज में, जो वेव्स क्रिएट होते हैं वो किससे डिपेंडेंट होते हैं, वो जो ये विंड ब्लो है उससे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर उसकी जो स्पीड है वो कम हुई तो जो वेव्स है वो ज्यादा बड़े नहीं हो गए, छोटे हो गए। लेकिन अगर जो ये विंड है उसकी स्पीड अगर हाई होगी, ज्यादा होगी, तो जो वेव्स क्रिएट हुए हैं वो भी, उसकी लेंथ भी क्या होगी, उसकी लेंथ भी ज्यादा हो गई। यानी कि अगर जो विंड है उसकी स्पीड हाई होगी तो जो वेव्स क्रिएट हुए हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ 15 मीटर तक भी हो सकती है। कितनी होगी, 15 मीटर तक भी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा हो गई, इतने बड़े वेव्स तो कभी होते नहीं है क्रिएट। लेकिन कभी कभी अगर हाई स्पीड में विंड है वो अगर वाटर सरफेस से कोलाइड करेगा तो इस तरह से वेव है वो क्रिएट हो सकते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि जो ओशंस में क्या ओशन बेसिन होते हैं, ओशन बेसिन यानी कि जो लैंड होती है वो, अब लैंड में क्या होता है कि कभी अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक या फिर वोल्केनो इरप्शन होगा, वोल्केनो इरप्शन, या फिर अंडर वाटर लैंड स्लाइडर होगा, या फिर क्या होगा, लैंड स्लाइडर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों जो नेचुरल डिजास्टर के हैं, ये तीनों नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, किसका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ओशंस का, वो ऐसे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो अल्टरनेटिव राइजेस एंड फॉल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से एक जो बिग वेव्स है वो क्रिएट होगा। ये बिग वेव्स जब क्रिएट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनामी। तो ये सुनामी है वो कब क्रिएट होती है, सुनामी है वो नेचुरल डिजास्टर है, यानी कि ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है बल्कि नेचुरल डिजास्टर है, वो नेचुरली क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होगी, अगर ओशंस के अंडर में जो लैंड्स है उसमें अगर अर्थक्वेक आया,
अर्थक्वेक यानी कि आपको पता है ना, दो प्लेट होगी, अगर उसमें टेक्टोनिक मूवमेंट होगी तो जो सरफेस होगी वो ऐसे कुछ मूवमेंट करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। अर्थक्वेक आएगा, या फिर वोल्केनो इरप्शन होगा, वोल्केनो इरप्शन है वो भी आपको पता है क्या होता है, या फिर लैंड स्लाइडर होगा अंडर वाटर। अंडर वाटर यानी कि अंडर वाटर में जो ये लैंड होती है इस तरह से, अगर वो कभी कभी क्या होगा कि सडनली वो ऐसे स्लाइड कर जाएगी, ये जो इस साइड की जो प्लेट है वो ऐसे स्लाइड कर जाएगी, तो ये स्लाइड होने की वजह से जो अपर साइड में जो वाटर बॉडी से वो उसका मोमेंट होगा ना, तो ये मोमेंट होने की वजह से क्या होता है कि मोमेंट होने की वजह से लार्ज वे में वेव्स क्रिएट हो गए, उसे हम सुनामी ऐसा नाम दिया गया है, उसे हम सुनामी भी कहेंगे। तो ये सुनामी क्या होती है कि जो अर्थ में इस तरह के ओशन में जो लार्ज वेव्स है वो क्रिएट होते हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। तो अब तक का जो लार्ज सुनामी में जो वेव क्रिएट्स हुआ है अब तक का, वो है 700 से 900 मीटर तक की जो लेंथ है, इस तरह से वेव क्रिएट्स हुए हैं। मैंने तो यहाँ पे 15 फीट की बात की थी, लेकिन यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 700 से लेकर 900 मीटर तक के वेव क्रिएट हुए हैं। इस तरह से ये जो सुनामी क्रिएट हुई तब उसका लार्ज डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक आया था। ये सुनामी कैसे, वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, जो इंडियन ओशन में आया था उस केस के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि वो इंडियन ओशन में किस तरह से वहां पे सुनामी क्रिएट हुई थी। जैसे कि क्या होता है कि ये सुनामी क्रिएट हुई थी ना, वो अर्थक्वेक के, उसका मेन रीजन है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने की वजह से वहां पे सुनामी क्रिएट हुई थी। तो ये अर्थक्वेक है वो कहाँ पे क्रिएट हुआ था, तो वो कहाँ पे जो सिमुतारा जो ये वन टाइप ऑफ प्लेस है, वहां पे ये जो अर्थक्वेक आया था, वो अर्थक्वेक की वेव्स वहां पे आते आते ये जो अर्थक्वेक है वो इंडियन ओशन तक आई, तो वहां पे इस तरह की सुनामी है वो क्रिएट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे जो ये पार्ट है वो हमारा ये जो साउथ पार्ट है और ये पार्ट है वो सारा है ईस्ट कोस्टल एरिया है। अब यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार, और यहाँ पे जो मैं अर्थक्वेक की बात कर रही हूँ ना, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है इंडियन ओशन, ये अर्थक्वेक है वो यहाँ पे, यानी कि उसका एपिसेंटर है वो यहाँ से क्रिएट हुआ था, तो उसके वेव्स इतने ज्यादा अफेक्ट हुए थे कि ये वेव्स यहाँ से क्रिएट होके यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे इंडियन ओशन में इस तरह की सुनामी क्रिएट हुई थी। सुनामी यानी कि बिग बिग वेव्स से वो क्रिएट हुए थे। ये वेव्स यहाँ पे जाके आगे जाके जो साउथ एशिया का जो पार्ट है, यानी कि साउथ एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ पार्ट में हमारी कंट्री आती है, जो इंडिया है कंट्री वो आती है। तो उसका जो ईस्ट कोस्टल एरिया है वहां पे ज्यादातर मोस्टली डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये वेव्स क्रिएट कहाँ हुए थे, ये जो वेव्स है अर्थक्वेक के वो यहाँ पे क्रिएट हुए थे, जिसका नाम है सुमितारा। ये सुमितारा प्लेस है, वहां पे क्रिएट हुए थे ये वेव्स, और क्रिएट हो गए जब ये इंडियन ओशन की तरफ आए तब वहां पे क्या हुए, वहां पे एक सुनामी है, उस तरह से वेव क्रिएट हुई है। ये सुनामी में जब वेव्स क्रिएट हुई ना, तब उसकी लेंथ थी जो मैंने अभी बताई ना 7 मीटर तक की उसकी लेंथ थी। एंड ये जो वेव्स आ रहे थे, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन की जो मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन थी वो कितनी थी, वो ऐसे 100 किलोमीटर पर आवर थी। तो इतना बड़ा मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ था जब ये सुनामी क्रिएट हुई। कब हुई थी ये सुनामी, ये क्रिएट 24 दिसंबर 2004 में ये सुनामी आई थी।
इंडियन ओशन में। ज़्यादातर क्या होता है कि इंडियन ओशन में इस तरह की सुनामी है वो क्रिएट होती नहीं है, ज़्यादातर सुनामी है वो स्पेसिफिक ओशन में होती है। क्यों वहाँ पे होती है कि ये जो सुनामी है वो सेस्मिक एक्टिविटी के थ्रू होती है। सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि जैसे कि अर्थक्वेक होना, वोल्केनिक इरप्शन होना, तो उसे हम सेस्मिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक्टिविटी के थ्रू सुनामी क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंडियन ओशन है ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसी वाटर बॉडी है कि वहाँ पे इस टाइप की कुछ जो एक्टिविटीज होती है वो होती नहीं है। ये एक्टिविटी सारी स्पेसिफिक ओशन में होती है। तो ज़्यादातर सुनामी है वो स्पेसिफिक ओशन में आती है, इंडियन ओशन में कभी आती नहीं है। लेकिन ये जो 24 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में इस टाइप की सुनामी आई थी, जिसकी जो वेव्स है उसका लेंथ था इतने मीटर का, और उसकी जो मूवमेंट करने की जो गति थी वो इतनी थी 800 किलोमीटर पर आवर की थी। ये जो वेव्स है वो जब आगे बढ़े थे तब अंडमान निकोबार में एक प्लेस है, एक आइलैंड है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया के साउदर्न पार्ट में है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वो सारा का सारा सबमर्ज हो गया वाटर बॉडी में। इतनी बड़ी सुनामी आई कि ये जो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार टापू में एक आइलैंड है, तो ये आइलैंड है वो सारा का सारा आइलैंड इस सुनामी में सबमर्ज हो गया। सबमर्ज हो गया यानी कि अंडर वाटर हो गया, वो अंडर वाटर में चला गया। इतनी बड़ी सुनामी आई थी। अब ये सुनामी जब ऐसे यहाँ पे क्रिएट होने के बाद जब ये आगे बढ़ेगी तब क्या होगा कि आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी जो ये मूवमेंट करने की जो गति है वो कम होती जाएगी। कम होने के बाद उसकी लेंथ है वो भी कम होती जाएगी, यानी कि लेंथ है वो ज़्यादातर 7 मीटर की हो गई थी, और ये जो उसकी जो डायरेक्शन होती थी जो मूवमेंट करने की वो भी कम हो गई। कितनी कम हो गई, वो ऐसे ये उसकी लेंथ है वो 15 मीटर हो गई, ये और ये जो मूवमेंट करने की डायरेक्शन है वो 17 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये जो वेव्स क्रिएट हुए ना वो डिक्रीज कम होते हैं जब वाटर का डेप्थ लेवल होता है ना, जब डिक्रीज होता जाएगा ना तब ये जो वेव्स क्रिएट हुए ना वो भी डिक्रीज होते जाएगी। यानी कि क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर डेप्थ वो अगर डिक्रीज हो जाएगा ना तो क्या होगा कि ये जो वेव्स है, ये जो सुनामीज है वो भी क्या हो जाएगी, सुनामी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ज्यादातर सुनामी है वो अगर 3 मीटर तक की डेप्थ हो ना वाटर की तो वहां तक ये सुनामी आ सकती है। मैं 3 मीटर तक की बात कर रही हूँ, डेप्थ की बात कर रही हूँ। अगर सी लेवल से हम 3 मीटर अंडर वाटर जाए, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ का एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादातर सुनामी ऐसे होती रहती है। लेकिन अगर इससे अबव में जाएंगे तो भी होगा, लेकिन अगर इसके हम बिलो में जाएंगे या फिर 2 मीटर्स होगी, 1 मीटर डेप्थ होगी, तो वहाँ पे सुनामी के चांसेस बहुत कम है, या फिर वहाँ पे सुनामी आ ही नहीं सकती है। वाटर डेप्थ अगर 3 मीटर की हो तो वहाँ पे सुनामी आ सकती है। तो जैसे जैसे अगर वाटर डेप्थ डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो वेव्स है सुनामी के जो क्रिएट हुए हैं उसकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, उसकी लेंथ भी ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। तो ये इस टाइप का सुनामी केस है जो इंडियन ओशन में आया था। उसके साथ साथ क्या हुआ कि उसके साथ साथ जो हमारे ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है जहाँ पे क्या है ओडिशा है, यहाँ पे तमिलनाडु है, या फिर पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार है, तो इस ईस्ट कोस्टल एरिया में भी ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये डिस्ट्रक्शन इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसके वजह से हुआ था। तो ये सुनामी के बारे में बात हो गई। तो यहाँ तक हम रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम जो ओशंस करंट्स एंड जो टाइड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।